युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता कमरचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास देवदास तथा यमुना लाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटरमार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधीजी से माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। 2 जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। महात्मा गांधी की उपाधियां। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। 2 चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल पीएम ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें अर्धनग्न पर कहा। शेख मुजिबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया।
29 जनवरी 1915 शून्य को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 शून्य में ही एक आश्रम स्थापित किए, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम के लिए धन अंबालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 शून्य में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के निल्हे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति 3/20 की जानकारी दिए और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 शून्य में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन निलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1918 शून्य में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। 1918 शून्य में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। रिमार्क्स: महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। आई सत्याग्रह, ई भूख हड़ताल, ई बहिष्कार, एव हड़ताल। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेक्ट ने एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। 30 मार्च 1919 शून्य को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। 6 अप्रैल 1919 शून्य को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 शून्य को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर में गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। 0 शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। 1940 में अधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। होम रूल आंदोलन 1916। यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन ऑनेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 शून्य में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क्स: बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कथा दिए।
होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों का स्वशासन थी। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा सौत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला वसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 1924 ईस्वी में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। स्वराज दल 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधान सभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सिरों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। आज सरकारी काम में बाधा डालना। राज्यों की स्वायत्तता स्वतंत्रता। डोमिनियन स्टेट। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मुडीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। विठल भाई विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, ये स्वराज के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई।
बलसाड सत्याग्रह 1924 यह गुजरात के बलसाड से डकैती कर टैक्स के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। 2 अंग्रेजों को डकैती कर टैक्स रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। वायकोण सत्याग्रह 1924-25 यह केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टीके माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने 1927 ईशून्य को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बने। साइमन कमीशन 1919 ईशून्य की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 ईशून्य को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सांस के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साइस की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईशून्य में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 28 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेहरू निर्पाट 1928 साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट, स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं की, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईशून्य को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 ईशून्य को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। दांडी मार्च। गांधीजी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईशून्य को साबरमती आश्रम से अपने 78-80 SC अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नामक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। 240 माइल 240 गुना 1.52 इक्वल्स 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया गया। 6 अप्रैल 1930 ईशून्य को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधीजी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया।
इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया गया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट, 5 मार्च 1931 ईशून्य को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नोट: सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईशून्य को महात्मा गांधी SS राजपुटाना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकाडोनल ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन 1930-1932। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं किया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। 9 तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, 24 दिसंबर 1932। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। नोट: तेज बहादुर शफरू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर शफरू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर टैक्स दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1906 में आग खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। इस समय वायसराय मिंटो II थे।
1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लिंग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नर्म दल, गर्मदल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। 1929-30 के दौरान मो इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। दो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होते दिख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1945 में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। 5 सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था, बांटो और आजाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने सीआर फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया कि यथासंभव हो वे भारत को संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी सीआर फॉर्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। मैकवर रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु C.R. दास थे। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास, किंतु 1921 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 में MP के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पताभिसिता रमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पताभिसिता रमैया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फाउंड ब्लैक की स्थापना 1939 में किया। कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया, साथ ही अंडमान और निकोबार ए और एन सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आजाद हिंद फौज 2 इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी।
आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया, किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान कामुसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर तथा नॉर्थ स्कार्जू जैसे वकीलों ने किया।